हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए, आज फिजिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तरंग यानी वेव को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें तरंग से संबंधित हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तरंग से संबंधित MCQ और न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको तरंग से संबंधित थ्योरी सेशन का कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं तरंग। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तरंग क्या है, तरंग की विशेषता क्या है, तरंग का प्रकार कितना होता है और तरंग की प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं तरंग का डेफिनेशन यानी तरंग क्या है। देखिए, तरंग एक प्रकार की कंपन या विक्षोभ है यानी वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस है जो ऊर्जा को यानी एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तरंग यानी वेव कहते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव। जैसे हम आवाज निकालते हैं तो क्या होती है? ये ध्वनि के रूप में गमन करती है और कंपन के कारण उत्पन्न होती है और हमारी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है? ट्रांसफर करती है एनर्जी के रूप में। दूसरा देखिए रेडियो तरंग, जल तरंग, ये सभी क्या है? तरंग है। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे देखिए ये जल है। अब देखते इस जल में हम क्या करते हैं, किसी पत्थर को फेंकते हैं। फेंकने के बाद कुछ देर के बाद आप देखिएगा तो इसमें क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। कंपन उत्पन्न होने के बाद ये इस तरह आगे बढ़ते चला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यह कंपन हुआ पत्थर को भीगने से। भीगने के बाद इसमें क्या है? गोलाकार कम करके तरंग एनर्जी को एक स्थान से यानी केंद्र से कहाँ? बाहर की तरफ ट्रांसफर कर रही है। तो इससे क्लियर होता है कि तरंग क्या होती है? एक प्रकार का कंपन या वाइब्रेशन होती है जो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करती है। अब हम देखेंगे तरंग की क्या विशेषता है। इस पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए पहला है कि तरंग के गमन के लिए यानी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यानी मीडियम। अब देखिए माध्यम क्या क्या हो सकती है? ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है, यानी तीनों माध्यम होना चाहिए। जैसे हो गया ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव, इसके संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा देखिए जल तरंग, और है स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, जल की सतह पर उत्पन्न तरंग। ये सभी तरंग है जिसके संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंग की पहली विशेषता है। लेकिन कुछ तरंग ऐसी है जिसके संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे होता है प्रकाश तरंग, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग में। चलिए हम दूसरा प्रॉपर्टी विशेषता देखते हैं। दूसरा विशेषता है कि तरंग की चाल समान होती है, जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, न कि आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या तीव्रता पर। यानी जो तरंग का चाल होगा, स्पीड, वो किस पर डिपेंड करेगी? मीडियम पर डिपेंड करेगी कि माध्यम कैसा है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो क्वेश्चन आ जाए कि तरंग की चाल किस पर डिपेंड करती है?
तो इसका आंसर होगा मीडियम। चलिए तीसरा विशेषता देखते हैं। तीसरा विशेषता है कि तरंग के संचरण के लिए माध्यम में प्रत्यास्थता। देखिए अभी देखे हैं कि तरंग के चाल जो समान होती है वो माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करती है। अब क्या है कि संचरण के लिए माध्यम में प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी और इनर्शिया यानी जड़त्व का होना चाहिए, तो अब जाके संचरण कर पाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक शब्द आया है प्रत्यास्थ यानी इलास्टिसिटी। देखिए क्या होता है, सिंपल समझ लीजिए। इलास्टिसिटी का मतलब होता है फैलना। जैसे हम फोर्स हटा देते हैं तो सिकुड़ जाती है, जैसे फोर्स लगाते हैं तो फैल जाती है। ये था तरंग की विशेषता। इसके बाद हम देखेंगे कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए टाइप ऑफ वेव। देखिए फ्रेंड्स तरंग दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला है यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव, दूसरा है अयांत्रिक तरंग यानी नॉन मैकेनिकल वेव। अब हम देखेंगे यांत्रिक तरंग क्या होती है। देखिए वेव तरंग जिसके संचरण करने के लिए यानी प्रोपागेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यांत्रिक तरंग कहते हैं। यानी इसमें माध्यम होना चाहिए। तो माध्यम कौन कौन हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। अगर ये तीनों में अगर जो तरंग संचरण करती है तो उसी तरंग को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं यानी यांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे देखिए ध्वनि तरंग, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के तो ध्वनि गमन ही नहीं करती है। दूसरा देखिए जल तरंग, और भी बहुत सारे हैं। जल की सतह पर उत्पन्न तरंग है, रस्सी में उत्पन्न तरंग है या स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग है। ये सभी तरंग के उदाहरण हैं जिसके संचरण के लिए मीडियम का होना आवश्यक है। लेकिन अयांत्रिक तरंग देखिए, इसमें जैसे लगा हुआ अयांत्रिक मतलब जो यांत्रिक नहीं हो, इसका मतलब जिसके संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इसमें माध्यम यानी मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस तरंग को हम कहेंगे अयांत्रिक तरंग या नॉन मैकेनिकल वेव, या इसे ईएम वेव भी कहा जाता है। अब ईएम का मतलब क्या होता है, देखिए ई का होता है मतलब इलेक्ट्रो, एम से होता है मैग्नेटिक वेव। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अयांत्रिक न दे के आपको ईएम वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग भी दे सकता है, तो आप ये तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हो गया प्रकाश तरंग, यानी लाइट वेव। देखिए प्रकाश एक ऐसी तरंग है जिसके संचरण के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी यह निर्वात में भी गमन कर सकती है, वो भी कितना लगभग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से। यानी जहाँ कोई माध्यम नहीं है वहाँ भी अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग गमन कर सकती है। ये था तरंग के प्रकार, जिसमें हम दो देखे, यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। अब हम देखेंगे कि यांत्रिक तरंग के कितने प्रकार हैं। देखिए
मैकेनिकल वेव। देखिए, यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला है अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब फ्रेंड्स, हम अभी देखे हैं कि जो यांत्रिक तरंग है इसके संचरण के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब है इस दोनों तरंग के संचरण के लिए भी मीडियम की आवश्यकता होगी। तो इस दोनों तरंग में क्या डिफरेंस है? अगर दोनों तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो इसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा? तो हम इसको डिफरेंस को समझेंगे कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंस है। देखिए, इधर हम ट्रांसवर्स वेव को देखेंगे और इधर लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग को देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। इसमें क्या होता है, यानी अनुप्रस्थ तरंग में इसमें माध्यम के कण के कंपन यानी वाइब्रेशन तरंग के संचरण यानी प्रोपागेट के दिशा के लंबवत होता है। तो उस तरंग को हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए, हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरंग है और जो इसके जो माध्यम के कण हैं उसके डायरेक्शन ये हुआ। तो आप इसमें देख रहे हैं कि क्या है कि जो माध्यम के कण है वो तरंग के संचरण के दिशा के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब इसमें देखेंगे हम कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। देखिए, इसमें माध्यम के कण का कंपन तरंग के संचरण के समांतर होता है। जैसे कोई यहाँ पे तरंग है। अब देखिए, तरंग के डायरेक्शन भी इस तरफ, यानी कुछ ऐसा होगा, और इसके जो माध्यम पे कंपन हो रहा है वो भी इस तरफ होगा, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। अगर समांतर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। चलिए, दूसरा डिफरेंस देखते हैं। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग ठोस और द्रव के सतह पर उत्पन्न होती है, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग देखिए, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में उत्पन्न होती है। तो आप याद रखिएगा कि अनुप्रस्थ तरंग ठोस द्रव में, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग होता है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में। चलिए, तीसरा डिफरेंस देखिए। जो अनुप्रस्थ तरंग होता है उसमें देखिए, एक हम यहाँ ग्राफ देखते हैं। जैसे देखिए, यह क्या है? विस्थापन है। अब देखिए, जो इसकी अधिकतम ऊंचाई है तो इसको हम बोलते हैं श्रिंग,
यानी क्रेस्ट, और जो इसकी न्यूनतम विस्थापन है इसको हम बोलते हैं गर्त यानी ड्रॉप। तो उसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, गर्त हो जाएगा, ड्रॉप। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है कि देखिए अब दूसरा डिफरेंस तो यहीं से आ गया कि अनुप्रस्थ रंग में श्रिंक गर्त होता है यानी क्रेस्ट ड्रॉप। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, वो पॉइंट क्या है, देखिए दो लगातार श्रिंक और गर्त के बीच की जो दूरी होता है उसको हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य, जिसको हम लैम्डा द्वारा डिनोट करते हैं, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को भी हम क्या कहेंगे, तरंगदैर्घ्य कहेंगे, जहाँ लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। तो हमारा जो दूसरा डिफरेंस है, दूसरा तो हो गया, तीसरा इसमें क्या होती है, श्रिंक और गर्त होती है। लेकिन चलिए अब हम इसमें देखते हैं तीसरा डिफरेंस। इसमें देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग का। स्प्रिंग तो आप देखे होइएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, फैला हुआ है। तो फैला हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं विरलन। और देखिए यहाँ पे क्या है, सिकुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं संपीड़न। यानी देखिए ये हो गया रेयरफेक्शन, ये हो गया कंप्रेशन। यानी हम स्प्रिंग को यहाँ पे दबा दिए हैं यहाँ, और यहाँ देखिए फैला दिए। तब फैलाते हैं स्प्रिंग को तो क्या कहलाएगा, विरलन। अगर हम कंप्रेस करते हैं यानी सिकुड़ा देते हैं तो क्या कहलाएगा, संपीड़न। और दो लगातार विरलन और दो लगातार संपीड़न के बीच की दूरी को भी हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। जैसे अनुप्रस्थ रंग में देखे थे कि दो लगातार श्रिंक और दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते थे, इसमें दो लगातार विरलन और संपीड़न के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहेंगे। तो इसमें तीसरा डिफरेंस हो जाएगा, इसमें क्या होता है, इसमें संपीड़न और विरलन होता है। अब चलिए हम इसका चौथा डिफरेंस देखते हैं। देखिए जो ट्रांसवर्स वेव होता है ध्रुवित यानी पोलराइज्ड होता है, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग यह पोलराइज नहीं होता। अब देखिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे अनुप्रस्थ तरंग के कुछ एग्जाम्पल। देखिए जैसे हो गया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रकाश तरंग यानी लाइट वेव। ये क्वेश्चन बहुत आ गया कि प्रकाश तरंग क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है या अनुप्रस्थ होता है, तो क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगा। दूसरा है जल की सतह पर उत्पन्न तरंग। उसके बाद सितार के तार के तरंग। अब जल की सतह, अब चलिए इसमें देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इसमें होता है पहला ध्वनि तरंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी साउंड वेव। अगला स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। अगला हो गया जल तरंग।
यानी वाटर वेव। ये सभी अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण हैं। तो आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग से संबंधित डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, जिससे इससे क्वेश्चन आता है तो आप इस डिफरेंस को ध्यान रखिएगा, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। जिसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, प्रकाश तरंग यानी लाइट वेव, ये VVI है, इसको याद रखिएगा। आई इसमें ध्वनि तरंग को यानी साउंड वेव को। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो अनुप्रस्थ तरंग का। ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है, तो अनुदैर्ध्य तरंग का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे तरंग के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज। पहला है आयाम, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और देखिए ए है, इसको हम ए से डिनोट भी करते हैं। दूसरा है तरंग दैर्ध्य, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम लैम्डा द्वारा डिनोट करते हैं। तीसरा है आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और एन से डिनोट करते हैं। अगला है तरंग वेव यानी वेव वेलोसिटी, जिसको वी द्वारा डिनोट करते हैं। और अगला है आवर्त काल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेग नहीं होगा, सिर्फ आवर्त काल, जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको टी द्वारा डिनोट करते हैं। अब देखिए जितने भी टर्म देख रहे हैं, इस टर्म को समझने के लिए हम तरंग के एक ग्राफ देखेंगे और उस ग्राफ के माध्यम से सभी टर्म को समझ लेंगे और इस टर्म से किस तरह क्वेश्चन आते हैं उसको भी देखेंगे। तो देखिए ग्राफ क्या है। देखिए यहाँ पे कोई इसका सोर्स है तरंग निकलने का, और हम लेते हैं, इसका नाम है विस्थापन समय ग्राफ। यहाँ पे हो गया समय। अब देखिए ये तो हमारा तरंग क्या कर रही है, गति कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तरंग है वो अधिकतम ऊंचाई तक जा रही है, और यहाँ पे देखिए न्यूनतम ऊंचाई तक जा रही है। उसी तरह यहाँ भी तरंग की हाइट अधिक है और यहाँ पे न्यूनतम। तो हम इसको विस्थापन माने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम यहाँ P ले लेते हैं और यहाँ पे Q। तो P और Q के बीच क्या हो रहा है, अधिकतम विस्थापन हो रहा है, या अधिकतम दूरी तय कर रही है। तो जो अधिकतम दूरी तय करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयाम यानी एम्पलीट्यूड। तो या ऐसे बोल सकते हैं कि अधिकतम विस्थापन को भी हम क्या कहते हैं, आयाम। इसका अगर यूनिट पूछेगा तो यूनिट होता है मीटर। आयाम समझ में आया होगा। दूसरा टर्म है तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, देखिए इसको हम लैम्डा द्वारा डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में एक कंपन होता है, एक कंपन करने में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ कहते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होगा मीटर होता है, लेकिन इसे मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। तो आप याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। चलिए अब हम देखेंगे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है। या देखिए कंपन करने की दर या एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसकी संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम n द्वारा डिनोट करते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। अब देखिए हम इसका यूनिट निकालेंगे तो 1/टाइम का सेकेंड, तो लिख सकते हैं पर सेकेंड, या पर सेकेंड को ही हम बोलते हैं हर्ट्ज।
या एक और देखिए, हम देखें एन बराबर क्या है 1/t है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो क्या हो जाएगा एन गुने t इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, क्या होगा 1 होता है। और हम देखेंगे तरंग वेग। देखिए तरंग वेग इसका यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा, एक कंपन करने में 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करता है उसी को हम क्या कहते हैं तरंग की चाल या तरंग वेग, इसका यूनिट मीटर प्रति सेकेंड। और आवर्तकाल क्या होता है, देखिए पूर्ण दोलन करने में, यानी देखिए पूर्ण दोलन का मतलब हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल, यूनिट इसका क्या होगा सेकेंड होता है, टाइम पीरियड। ये था वेव के प्रॉपर्टी जिसको हम एक ग्राफ के माध्यम से सभी टर्म को समझ लिए और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखे हैं, तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है तरंग वेग यानी v और तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी n में संबंध, इस तीनों में क्या रिलेशन है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो चाल होता है बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। अब देखिए चाल, यहाँ पे चाल किसका होगा, तरंग की चाल होगा, तो तरंग की चाल को हम v द्वारा डिनोट किए हैं। और देखिए दूरी है, तो यहाँ पे दूरी जो तय करती है उसको हम क्या बोलते हैं वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। और तरंगदैर्घ्य को किससे डिनोट करते हैं लैम्डा से। और समय है तो समय को क्या लिखते हैं टाइम। अब देखिए यहाँ पे भी लैम्डा का लैम्डा रह जाएगा। अब अभी एक चीज़ पढ़े हैं कि आवर्त फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t, तो 1/t के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो यही हमारा फॉर्मूला आता है v बराबर इन लैम्डा। इसको इस तरह याद रखिएगा, आसानी से याद रहेगा v बराबर इन लैम्डा, जहाँ और ये भी फॉर्मूला है, पहला ये हो गया फॉर्मूला, दूसरा एक फॉर्मूला तो यहाँ ये है, यानी 3 फॉर्मूला है जो तरंग से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, जहाँ देखिए v बराबर हो जाएगा वेव वेलोसिटी, n बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और लैम्डा बराबर हो जाएगा वेवलेंथ, t बराबर हो जाएगा टाइम पीरियड। ये था तरंग से संबंधित हम पॉइंट्स को डिस्कस किए। तो आप जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।